नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 का 2023 जो बोर्ड परीक्षा हुआ था झारखंड बोर्ड के द्वारा जो एसएसटी का जो एग्जाम दिया गया था वो क्वेश्चन किस तरह से आया था, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं आप लोग बता दें कि 2025, 24 और 23 का जो प्रीवियस ईयर्स का जो फाइनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी क्वेश्चन जो है वो सभी के सभी प्रश्न जो है वो 2026 में जो होने वाली जो एग्जाम है उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएसटी का तैयारी कर रहे होंगे और आपको ये जानकारी नहीं होगा प्रश्न किस तरह से आ जाएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, तो अगर ये 2-3 साल 4 साल का प्रीवियस ईयर्स का अगर क्वेश्चन का आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग को ये बात बता देते हैं कि आप लोग का लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आज हम आप लोग को 2023 जो बोर्ड परीक्षा हुआ था झारखंड बोर्ड के द्वारा वो एसएसटी का जो क्वेश्चन आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान का, आज हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले हम सारे वीडियो हम एसएसटी का लगभग डालते जा रहे हैं। ये प्रश्न जो है वो देखिएगा, तो ये पहला प्रश्न जो पूछा वो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद या निरकुंशवाद। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग को बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राष्ट्रवाद। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद जो है ना 19वीं शताब्दी के दौरान एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा। ठीक है, राष्ट्रवाद जो था वो 19वीं शताब्दी के दौरान एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में क्या किया, व्यापक परिवर्तन है, व्यापक एक बड़ा क्षेत्र में क्या किया, परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों का अंतिम परिणाम यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशवादी साम्राज्यों के स्थान पर क्या किया, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। जो यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशवादी जो साम्राज्य चलते आ रहा था उसके स्थान पर क्या हुआ, जब इस तरह का जब राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो इससे क्या हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो आप लोग को बता दें छात्र कि फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1830 में हुआ था। जुलाई 1830 में, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो कौन सा होगा, चौथा नंबर इसका सही होगा, क्योंकि फ्रांस में पहला उदारवादी विद्रोह जो हुआ 1830 में हुआ, जुलाई 1830 में हुआ था। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, यानी कौन इसके बीच में हुआ, तो ये राजा चार्ल्स एक्स के निरकुंश शासन के खिलाफ एक 3 दिवसीय विद्रोह हुआ था। ये जो विद्रोह हुआ था ये 3 दिन के लिए विद्रोह हुआ था, और किसके शासन काल में हुआ था, तो राजा चार्ल्स एक्स के निरकुंश शासन के खिलाफ हुआ था। ध्यान दीजिएगा और नाम याद रखिएगा, राजा चार्ल्स एक्स है ना के निरकुंश शासन के खिलाफ एक 3 दिवसीय विद्रोह हुआ, 3 दिन का विद्रोह हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। और जब इस तरह का विद्रोह हुआ तो इससे इसका परिणाम यह हुआ कि वहां संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिखा हुआ है कि 1804 की नागरिकता संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। ऑप्शन दिया हुआ है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, या कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, या प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, या इनमें से सभी। तो आप लोग को बता दें कि ये जो नागरिकता वाला जो कानून जो लाया गया ना नेपोलियन संहिता के आधार पर, इसमें ये सभी चीजों को क्या किया, लागू किया। जैसे जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, जो जन्म से जिसके पास अधिकार आता था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस कानून के तहत क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। साथ में क्या हुआ कि कानून में समक्ष बराबरी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। साथ में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, जो प्रशासनिक विभाजन था उसको क्या किया, सरल। इसका जो आंसर होगा आप लोग को पता है, इसका आंसर जो होगा वो चौथा नंबर होगा, इनमें से सभी होगा। इनमें से जो होगा क्या होगा, सभी होगा। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं चौथा नंबर। जो जो बातें आप लोग को बता रहे, बारीकी से सुनने का भी कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपका बनेगा। ऐसा नहीं कि हम आप लोग को सिर्फ टिक पढ़वा दे रहे हैं या इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं, साथ में इसमें जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन चौथा नंबर में लिखा हुआ है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? तो आप लोग को बता दें, खेड़ा जो है वो भारत के गुजरात राज्य में है। कौन सा राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, और खेड़ा जो है वो गुजरात का एक जिला है, इस बात को भी ध्यान में। खेड़ा जो है गुजरात का एक क्या है? जिला है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में क्या लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन जो थे वो भारत क्यों आया था? नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, या लगान संबंधित नए कानून बनाने के लिए, या संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, या व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए? तो इसका जो सही आंसर जो है वो आप लोग को बता देते हैं कि वो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए वो आए हुए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा? तीसरा नंबर होगा, क्योंकि साइमन कमीशन जिसे भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लागू किया गया था या ये चीजें किया गया था वो 1928 में भारत लाया गया था। ये भी बात, जो आए थे, ऐसा बोल सकते कि साइमन कमीशन जो भारत आए थे वो कब आए थे? 1928 ईस्वी को। कब आए थे? 1928 ईस्वी को क्या हुआ था? वो भारत आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना और भारत की राजनीतिक स्थिति के भविष्य का निर्धारण करना था। ये चीजें इसीलिए वो साइमन कमीशन जो थे वो भारत आए थे, इसी उद्देश्य के साथ भारत आए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर प्रश्न में है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? 1840 के दशक में, इसका मतलब है कि 1840 का जो के दशक के मध्य में आयरलैंड में जो फसल नष्ट हुआ था वो किस बीमारी के कारण ऐसा हुआ था जिसके कारण से भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे लाखों लोग। वहां के जो लाखों लोग निवास, बहुत सारे जो उस देश में निवास कर रहे थे लोग, उनमें से लाखों लोग भूखमरी के कारण क्या हुआ था? मौत के मुंह में चले गए थे। किसके कारण से? चावल, आलू या मक्का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? आलू होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? आलू होगा। ये भी इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में एक बीमारी जिसे लेट ब्लाइट कहा गया। क्या बोला गया? लेट ब्लाइट। ध्यान दीजिएगा, इस बीमारी जो बीमारी हुआ था उस बीमारी का नाम था लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट, उस बीमारी का नाम क्या था? लेट ब्लाइट कहा जाता है। के कारण आलू की फसलें क्या हुआ था? बर्बाद हो गई। और यह बीमारी फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस नामक जल कवक, यानी जिसको हम लोग जल कवक के कारण हुआ था, जिससे ग्रेट फेमाइन यानी महाअकाल पड़ा और लाखों लोगों का क्या हुआ? भूखमरी और बीमारी से क्या हो गया था? मौत हो गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर में लिखा हुआ कि भारत प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद, 2 दशक का मतलब 20 साल के बाद है ना, दूसरा विश्व शुरू हो गया, जिसमें से एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन से देश थे? तो उसमें जो देश शामिल थे मित्र राष्ट्रों के नाम में जो देश थे उनमें थे, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 इसलिए होगा, यदि इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जो जाना जाता था और दूसरा खेमा जो था, उसमें दूसरा खेमा जो था वो था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर देखिएगा 9। प्रश्न नंबर 9 है 8 दिया हुआ है ना। 8 में लिखा हुआ 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? उत्पादन का, रोजगार का, आय और व्यापार का, या इनमें से सभी का? तो किसका गिरावट जो था वो सबसे ज्यादा हुआ और इसके बारे में हम लोग को पूछा। तो आप लोग को बता दें 1929 की जो आर्थिक मंदी हुआ था ना, उसमें से दुनिया का ज्यादातर हिस्सा जो था वो सभी चीजों का गिरावट हुआ। क्या चीज का हुआ? रोजगार और उत्पादन का भी गिरावट आया था, रोजगार का भी हुआ था, आय और व्यापार का हुआ था। इसका मतलब इसका जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? चौथा नंबर होगा इनमें से सभी का। ठीक है, क्योंकि 1929 की जो महामंदी हुआ था वो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कई क्षेत्रों में भयानक गिरावट दर्ज की गई। यह अवधि उच्च बेरोजगार, औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट के लिए जानी जाती। इसलिए उत्पादन, रोजगार और आय व्यापार ये सभी के सभी इसमें क्या होगा? शामिल होगा। सभी पर भारी गिरावट आया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो भी हम बताएं वो क्या होगा? चौथा नंबर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं 9 नंबर। ये 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? जो बुनकर लोग था है ना, उनको कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कपास की फसल नष्ट हो गई, या स्थानीय बाजार सिकुड़ गई, या निर्यात बाजार गिर गई? निर्यात बाजार जो था वो क्या गिर गई? तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है। देखिएगा आप लोग को बता दें, है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 9 का चौथा नंबर होगा। निर्यात बाजार गिर गया। निर्यात बाजार क्या हो गया था? गिर गया था, जिसके कारण से इस तरह का समस्या झेलना पड़ा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसका अगला प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? वहां जो सबसे गतिशील उद्योग था वो कौन सा था? कहाँ? ब्रिटेन में। और कौन सा काल में? यानी 19वीं शताब्दी में। तो धातु और चीनी, कपास और चीनी, कपास और धातु, या तो कपास और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 3 नंबर का होगा। यानी ये क्या होगा? कपास और धातु। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के दौरान सबसे गतिशील उद्योग स्पष्ट रूप से कपास और धातु थे। कपास 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में अग्रणी क्षेत्र था, जिसके बाद लोहा और इस्पात उद्योग प्रमुख हो गया। बाद में क्या हुआ? कपास के जगह क्या हो गया? लोहा और इस्पात हो गया, उद्योग हो गया, वो प्रमुख हो गया। लेकिन उससे पहले जो था वो क्या था? कपास जो था, है ना, वो औद्योगिक का पहला चरण था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो लिखा मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित? मुद्रण तकनीकी जो होता है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीकी जो सबसे पहले हुआ था वो बताइए कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, फ्रांस में, या यूरोप में? इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा चीन में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि मुद्रण तकनीकी का मतलब होता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मुद्रण तकनीकी का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन, तो इससे सबसे पहले जो हुआ चीन में, उसके बाद जापान और कोरिया, ये 3 देशों में सबसे पहले क्या हुआ? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विकसित हुआ था, यानी मुद्रण तकनीकी विकसित हुआ था। यह हाथ से छपाई की एक प्रणाली थी, और उस समय जो होता था वो क्या होता था? हाथ से छपाई की एक प्रणाली थी, जहाँ किताबों को, है ना, जहाँ किताबों को वुड ब्लॉक की स्याही लगी सतह से रगड़ कर छापा जाता था। चलिए अगला 12 नंबर में देखिएगा, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो बताइए इसमें कौन थे जो जातियों पर जो अत्याचार होता था उस पर, उसके बारे में जो लिखे थे? तो लिखा हुआ है जो तीबा फुले, या राजा राम मोहन राय, या बंकिम चंद्र, या बाल गंगाधर तिलक, कौन थे? तो गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर जो लिखा है वो कौन लिखे थे? वो लिखे थे ज्योतिबा फुले। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा?
पहला होगा। क्योंकि ज्योतिबा फुले निम्न जातीय आंदोलन के प्रमुख मराठी नेता और समाज सुधारक थे। जो थे ज्योतिबा फुले जो थे वो क्या थे, निम्न जातीय आंदोलन के जो थे वो प्रमुख मराठी नेता थे और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1873 में अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1873 ईस्वी में क्या किए थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम था गुलामगिरी, है ना। तो कब लिखे थे, 1873 में लिखे थे, ठीक है, गुलामगिरी, जिसमें उन्हें जाति व्यवस्था के अत्याचारों और अन्याय की कठोर आलोचना किए थे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में। 13 में लिखा हुआ है समाप्ता के आधार पर, यानी समाप्त के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। उनके नाम क्या है, जैव और अजैव संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, विकसित और संचित संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो समाप्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर जो संसाधन बांटा गया है वो दो संसाधन, उनका नाम है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, जिनका भंडारण असीमित होता है, जो कभी खत्म नहीं होगा। जबकि अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं जिसका भंडारण सीमित होता है, जो कभी भी समाप्त, उसको बार बार अगर इस्तेमाल करते हैं या दोहन करते हैं तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है। भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत पर अवक्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, या इनमें से सभी। तो आप लोग को बता दें कि इस तरह के समस्या से ऐसा नहीं है कि इस तरह की समस्या जो होता है उसमें से सभी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो सभी तरह का होता है। क्या होता है कि भूमंडलीय तापन यानी गर्मी बढ़ जाता है, ओजोन परत का अवक्षय होने लगा है ना, और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका इनमें से सभी के। कि संसाधनों के अंधाधुंध और अविवेकपूर्ण शोषण से वैश्विक तापन, ओजोन परत अवक्षय होते जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो जा रहा है, और ये इस तरह जो समस्या है ना वो क्या है, एक वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, विश्व के लिए संकट पैदा हुआ, ऐसा नहीं किसी एक देश के लिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में लिखा हुआ है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन, जल, वायु, मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता से संरक्षित करती है, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। आप लोग को बता दें कि वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि इससे परिस्थितियों की विविधता बनी रहती है, जलवायु, मृदा जैसे संसाधनों का रख रखाव होता है, और यह बेहतर प्रजनन के लिए पौधों और पशुओं में आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करता है। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 अगर देखिएगा, प्रश्न नंबर 16 में लिखा वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। किस तरह के वनों को ज्यादा मूल्यवान माना जाता है, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, कांटेदार वन, या रक्षित वन। तो आप लोग को बता दें कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जिस तरह के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है उसका सही आंसर जो होगा आरक्षित वन। क्या होगा, आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट को, वन को वन प्राणियों के संरक्षण के लिए सबसे मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इन्हें अस्थायी रूप से संरक्षित किया जाता है। इसको जो किया जाता है क्या किया जाता है, अस्थायी रूप से संरक्षित किया जाता है इस तरह के वनों को, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं 17 नंबर। लिखा हुआ प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषण और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार प्रश्न को समझिएगा कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। देखो, जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल जो है क्या है, प्रदूषित है, और हम लोग को उपयोग के लिए क्या है, खतरनाक है। तो इसमें हम लोग को हो रहा है, बनते जा रहा है। तो इसमें जो कारण दिया वो कारण पूछा, जैसे घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, या कीटनाशक कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों प्रयोग से, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, इनमें से सभी होगा। इन सभी कारणों से जो होता है
क्या होता है, वायु प्रदूषित हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्योंकि साइंस से भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो लगता है साइंस का क्वेश्चन है, तो क्योंकि आप साइंस अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े तो इन सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ 18 नंबर में कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती, खरीफ, रबी, जायद, या तो इसमें क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल, इसमें जो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा खरीफ फसल। खरीफ फसल देखिए जो मानसून के मौसम की शुरुआती में बोई जाती है, जैसे आमतौर पर अगर बोला जाए तो इस फसल को कब लगाया जाता है, जून जुलाई में, और शरद ऋतु में क्या किया जाता है, काट ली जाती है, यानी ठंडा के मौसम में इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो लिखा पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। पवन और सौर ऊर्जा जो है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पाई, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, या तो इसमें से एक और दिया हुआ है क्या, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा होगा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान। देखिए राजस्थान पवन और सौर ऊर्जा संसाधन हुआ तो भारत के सबसे ज्यादा किया जाता है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के रूप में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो राजस्थान में होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। जलाक्रांतकता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, या इनमें से सभी। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। जल और उर्वरक के अधिक उपयोग से जल जमा होता है, ध्यान दीजिएगा, जल संकटता का मतलब होता है जल जमा। दूसरा में है लवणता, यानी जल क्या होता है, लवणीय हो जाता है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे समस्या पैदा होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को अगर देखिएगा तो लिखा औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, कोयला को, लौह अयस्क को, यूरेनियम को, पेट्रोलियम को, या बॉक्साइट। बताइए इसमें किसको माना जाता है, इसमें जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, होगा कौन सा होगा, लौह अयस्क को। लौह अयस्क को क्या किया जाता है, रीढ़ के रूप में, औद्योगिक विकास में रीढ़ के रूप में माना जाता है, और उसको किसको माना जाता है, लौह अयस्क को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा तो 22 नंबर लिखा निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। किसको, यूरेनियम और थोरियम को, यूरेनियम और जिप्सम को, यूरेनियम और एल्यूमिनियम को, यूरेनियम और मैग्नीशियम को। तो बताइए इसमें किसको माना जाता है ना। तो किसको माना, जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर होगा यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम जो है वो आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि ये रेडियोधर्मी खनिजों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये खनिज परमाणु जो है परमाणु विखंडन के प्रक्रिया के माध्यम से भारी मात्रा में क्या किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या करेंगे, 23 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, अगर प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया हुआ, तो प्रश्न नंबर 23 में लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार, यानी किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इनमें से सभी पर। तो वायु प्रदूषण जो होता है सभी पर प्रभाव डालता है, क्या करता है, सभी पर अपना प्रभाव डालता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा चौथा नंबर। ठीक है, देखिए 24 नंबर में देखिएगा तो 24 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो लिखा हुआ बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो ताकतवर रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो ज्यादा ताकतवर जो रहे हैं वो रहे हैं फ्रेंच भाषा। यानी बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में फ्रेंच भाषी समुदाय तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था, भले ही डच भाषी बहुसंख्यक थे। डच भाषा वाला जो था क्या था, बहुसंख्यक था। क्या था, बहुसंख्यक
आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर क्या है 25 में, प्रश्न नंबर 25 में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा हुआ है कि जब 1956 ईस्वी में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में सिंहियों की प्राथमिकता दी गई, या बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, या इनमें से सभी। तो आप लोग को बता दें कि 1956 में श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा कई प्रावधान किए गए। जैसे क्या प्रावधान किया गया कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया जिसमें तमिल भाषा की उपेक्षा हुई। ठीक है। दूसरा क्या था कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली आवेदकों की प्राथमिकता देने की नीतियां अपनाई गई और राज्य में बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा आपका चौथा नंबर होगा, है ना। चौथा नंबर इसलिए होगा, आप देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है कि 1956 के श्रीलंका में किन किन बातों को जोड़ा गया था। इन सभी बातों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। सभी बातों को क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर के प्रश्न को देखिएगा तो बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखा हुआ निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाई गई कानूनों पर अंकुश रखता है। कौन रखता है अंकुश, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री, बताइए कौन रखता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा न्यायपालिका। क्या होगा, न्यायपालिका इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर इसलिए क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर जो अंकुश रखता है वो होता है नगर पालिका। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न अगर आप देखिएगा तो 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया वह भारत के किस राज्य में स्थित है। बताओ भारत के पोखरण जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के जो गुजरात राज्य में स्थित है। आप लोग को और थोड़ा बता देते हैं तो भारत के गुजरात में, कहा, भारत के गुजरात में। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा दूसरा नंबर होगा। कौन सा होगा, इसका आंसर जो होगा दूसरा नंबर होगा गुजरात। ठीक है। क्योंकि 4 जून 1998 को अरब सागर के ऊपर एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बना जो गुजरात की ओर बढ़ा, विशेष रूप से सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में, जिसमें कांडला में भी शामिल था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर में लिखा सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जो होता है किस पर आधारित होता है सबसे ज्यादा, मृत्यु दर पर, विवाह पर, जन्म दर पर या शिक्षा पर। ये सबसे जो आधारित होता है वो होता है जन्म दर पर। किस पर होता है, जन्म दर पर सबसे ज्यादा आधारित होता है सामाजिक विभाजन का। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, आत्मनिर्भरता या जातिवाद, क्या कहलाता है बताइए। तो इसमें जो बोला जाता है उसका बोला सांप्रदायिकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांप्रदायिकता। क्योंकि यह मान्यता है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का एकमात्र या मुख्य आधार है सांप्रदायिकवाद कहलाती है। तो क्या बोला है, इसका आंसर होगा दूसरा नंबर होगा, इसका आंसर सांप्रदायिकता। ठीक है। का लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ क्या लिखा हुआ है तो देखिएगा। लास्ट प्रश्न में दिया हुआ है, तरह से समझिए 30 नंबर, क्योंकि इसके बाद और भी प्रश्न है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लास्ट जो 30 तक जो होता है, जो कि ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग को बता दें कि 2023 के प्रश्न पत्र में क्या था कि 40 तक प्रश्न दिए हुआ रहता था, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो एग्जाम होता है उसमें 30 तक की ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो आप लोग को बता दें ये सभी प्रश्न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा 2026 के बोर्ड परीक्षा में।
क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स का 2-3 साल या 4 साल का सभी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को आप देखते हैं और तैयारी करते हैं तो आप लोग को बता दें कि लगभग लगभग प्रश्न जो होगा आपको आ जाएगा, क्योंकि सभी जो है इन्हीं प्रश्नों से उठा उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर से उधर थोड़ा फेर बदल करके बनाते हैं। इन सभी प्रश्न जो है आप लोग के लिए उपयोगी होगा। 30 नंबर प्रश्न में लिखा, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? पंजाब, बिहार, केरल, है ना, या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा केरल। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल होगा। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? इसका मुख्य कारण है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और उच्च साक्षरता दर, क्योंकि वहां के लोग जो है वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और साक्षरता दर जो है वो बहुत ऊंच है, यानी कम से कम 98.99 के लगभग में है केरल की साक्षरता दर। इसलिए चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है सो देखिएगा। 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, या इनमें से सभी? बताइए। तो इसमें जो सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं हम लोग? औसत आय भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 32 नंबर। लिखा हुआ है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होता है? जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होता है किस आधार पर विभाजित है? रोजगार के शर्तों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, या आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, या उद्यमों के नियोजित श्रमिकों के आधार पर? किसके आधार पर वो विभाजित होता है? तो बताइए इसमें किसके आधार पर विभाजित होता है? तो जो इसमें विभाजित होता है, सही आंसर जो होगा वो होगा आपका दूसरा नंबर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सबसे ज्यादा जो जाना जाता है कौन सा जाना जाता है? बताइए। तो इसमें जो जाना जाता है उस बात को हम, इसका सही आंसर जो होगा प्राथमिक क्षेत्र जो हो, इसका आंसर होगा वो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा 34 नंबर अगर देखते हैं तो 34 नंबर में क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। 34 नंबर में लिखा, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? मुद्रा, विदेश व्यापार, निर्यात और विकास। इसमें जो जरूरत को हम लोगों को खत्म कर देती है वो कौन कर देती है? मुद्रा। कौन कर देती है? मुद्रा, यानी रुपया पैसा, है ना। तो मुद्रा जो होती है सभी को क्या करता है? दोहरे संयोग की जरूरतों को क्या करता है? खत्म कर देती है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में देखिएगा, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत और श्रमिक उपलब्ध हो, या उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, या इनमें से सभी। तो आप लोग को बता दें कोई भी कंपनी जो होता है ना वो अपने उत्पादन यानी फैक्ट्री वगैरह जो बैठाते हैं उन्हीं स्थानों पर बैठाते हैं जहां उसका बाजार नजदीक हो, जहां अपना सामान को बेच सके, है ना, जहां से उसको श्रमिक बहुत आसानी से मिल सके, यानी मजदूर बहुत आसानी से मिल सके, लागत भी कम लगे। तो लागत कम लगने का कारण क्या? वहां सभी चीजें व्यवस्थित रहेगा, है ना। उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हो, यानी फैक्ट्री में जितने भी चीजों की जरूरत होगा कंपनी को उस सभी के सभी चीज क्या हो वहीं उपलब्ध हो उत्पादन में, है ना। तो इस तरह के जगहों पर क्या करता है वो कंपनी जो होता है फैक्ट्रियां लगाता है, इसीलिए इनमें क्या होगा? सभी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा। चलिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? बैंक, विदेशी व्यापार, या उद्योग, या कृषि? विभिन्न देशों के बाजारों को, जो विभिन्न देश होता है उनके बाजारों को जोड़ने और एकीकरण में जो होता है वो निम्न कौन सा सहायक होता है? जो सहायक होता है उनमें से कौन सहायक होता है? तो इसमें जो सहायक होता है वो होता है विदेशी व्यापार, बैंक, उद्योग, या कृषि। ये हम लोग को आंसर जो होगा वो क्या होगा? विदेशी व्यापार। इसका सही आंसर क्या होगा? विदेशी व्यापार होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 37 नंबर में लिखा 1960, क्या लिखा हुआ है कि 1960 है ना के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की, है ना, खाद्यों की जमाखोरी,
खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट या इनमें से सभी। इनका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी। इसी के कारण से इसका इस समस्या उत्पन्न हुआ था, यही इसका मुख्य कारण था। 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी, संवैधानिक और अप्रभावी, स्वतंत्र और अप्रभावी। बताइए इसमें कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो आप लोग को बता दें कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को जो किस प्रकार बनाया गया, तो बनाया गया है शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। क्या बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी। क्योंकि 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के है ना तीसरे स्तर के शक्तिशाली प्रभावी बनाया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 39। अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या दलीय व्यवस्था? किस व्यवस्था पर है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वर्ण व्यवस्था, है ना। तो जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है, इसको जो है ये अवधारणा किस पर व्यवस्थित है? वर्ण व्यवस्था पर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। देखिएगा इस प्रश्न में क्या दिया हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों का पर प्रभाव डालना या इनमें से सभी? तो इसमें से क्या होगा? सभी होगा। तो इस तरह से ये सभी के सभी प्रश्न कंप्लीट होता है। आप लोग को बता दें कि ये सभी प्रश्न जो इतना हम आप लोग को जो बताएं, इन सभी प्रश्नों को एक बार आप खुद से स्क्रीन को रोक कर या है ना वीडियो को रोक रोक कर सभी प्रश्नों को खुद से इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी आप स्कूलों में यानी विद्यालयों में कंप्लीट करा दिए होंगे शिक्षक लोग, और इन सभी प्रश्नों को खुद से देने का कोशिश करें। इसका आंसर क्या कीजिए, वीडियो को रोक रोक के सभी का आंसर देने का कोशिश कीजिए और मिला के देखिए कि आपका कितना प्रश्न सही कर पाते हैं आप, क्योंकि ये सभी प्रश्न 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार इसलिए बताते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का जितने भी क्वेश्चन है अगर उसी के आधार पर अगर आप तैयारी भी कर लेते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि लगभग आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है तो आप उन सभी प्रश्न पत्रों को क्या कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। आपको फिर दूसरे चीजों को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।